हमारी ये दुनिया अनगिनत तरह तरह के जीवित प्राणियों से भरी पड़ी है ना? और हम इंसानों ने हमेशा से ही इस विशाल और थोड़ी उलझी हुई सी दुनिया को समझने और कह सकते हैं कि एक तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश की है। तो ये कहानी है जीवन के इसी विशाल नक्शे को बनाने की हमारी शानदार खोज की। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा सवाल था जिसका सामना वैज्ञानिकों को करना पड़ा। मतलब लाखों तरह के जीव, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े विशाल पेड़ों तक, आखिर इनको बांटा कैसे जाए? कोई तो तरीका होना चाहिए था ना, है ना? यही जीव विज्ञान के वर्गीकरण की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने का जो पहला बड़ा वैज्ञानिक प्रयास था, वो लिनियस के समय में शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। देखिए, उस समय का लॉजिक बहुत सीधा और सरल था। जो चीजें हरी थीं और एक जगह टिकी रहती थीं, उन्हें पौधों में डाल दिया, यानी किंगडम प्लांटी। और जो घूमते फिरते थे, अपना भोजन करते थे, वो जानवर हो गए, यानी किंगडम एनिमेलिया। सीधी सी बात। और सच कहूं तो शुरुआत में यह सिस्टम काफी सही और काम का लगा। पर जल्द ही इस सिंपल से सिस्टम में कुछ परेशानियां नजर आने लगीं। कुछ जीव ऐसे थे जो कहीं फिट ही नहीं हो रहे थे, जैसे बैक्टीरिया। इनकी कोशिकाएं तो पौधों या जानवरों से एकदम अलग थीं। या फिर फंगस को ले लीजिए, दिखते तो पौधों जैसे हैं, पर अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब इन्हें कहाँ रखें, पौधों में या जानवरों में? यह साफ हो गया था कि सिर्फ 2 डिब्बे बनाकर जीवन की पूरी विविधता को समेटना मुमकिन नहीं था। तो इन सारी गड़बड़ियों की वजह से ये 2 जगत वाली प्रणाली नाकाफी साबित हो रही थी। अब विज्ञान को एक नए, एक बेहतर सिस्टम की जरूरत थी। एक ऐसा नक्शा जो जीवन की असली तस्वीर दिखा सके। और यहीं से एक नई वैज्ञानिक सोच की शुरुआत हुई। तो इस सारी उलझन को सुलझाने के लिए एक नया और कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी ढांचा सामने आया। नाम था 5 जगत प्रणाली। चलिए देखते हैं कि इसने आकर सब कुछ कैसे बदल दिया। और इस कहानी के हीरो थे R.H. विटेकर। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। साल था 1969 जब इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा और जीव जगत को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो विटेकर का सिस्टम सिर्फ इस पर आधारित नहीं था कि कोई जीव कैसा दिखता है। नहीं, ये सिस्टम कहीं ज्यादा गहराई में गया। इसने जीवों को उनकी कोशिका की बनावट, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं और उनके शरीर का संगठन कैसा है, इन सब जरूरी विशेषताओं के आधार पर बांटा। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। यही है पूरे सिस्टम का निचोड़। ध्यान से देखिए, सिर्फ मोनेरा जगत ही प्रोकैरियोटिक है। मतलब इनकी कोशिकाओं में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली नहीं होती। बाकी चारों जगत, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, सब यूकैरियोटिक हैं। फिर देखिए कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। पौधों में ये सेल्यूलोज की बनी है, तो कवक में काइटिन की। ये टेबल इतने शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे इन मानदंडों के आधार पर जीवन को 5 बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। तो चलिए इस सिस्टम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम पहले 2 जगतों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं मोनेरा से। मोनेरा जगत असल में ये बैक्टीरिया का ही जगत है और ये है हर जगह। मतलब आप एक मुट्ठी मिट्टी उठा लें तो उसमें करोड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं। और इनकी सहन शक्ति तो कमाल की है। ये खौलते पानी के झरनों से लेकर गहरे बर्फीले समंदर तक ऐसी ऐसी जगहों पर जिंदा रह सकते हैं जहां किसी और जीव का रहना नामुमकिन है। भले ही इनकी बनावट बहुत सरल हो, पर बैक्टीरिया भी अलग अलग आकारों में आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें मुख्य रूप से 4 आकार हैं: गोल, छड़ जैसे, कॉमा के आकार के और स्प्रिंग की तरह स्पिरल। ठीक है, तो मोनेरा की सरल दुनिया से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विकास की कहानी में अगला कदम क्या था। अब हम बात करेंगे जगत प्रोटिस्टा की, जिसमें जटिल कोशिकाओं वाले पहले जीव शामिल हैं। प्रोटिस्टा जगत आप कह सकते हैं कि एक तरह का मिसलेनियस बॉक्स है। इसमें वो सारे एक कोशिका वाले यूकैरियोट्स आते हैं जो किसी दूसरे जगत में फिट नहीं बैठते। और हाँ, ये ज्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा कितने विविध हैं, इसका एक कमाल का उदाहरण है डायनोफ्लैजेलेट्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जब समंदर में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये पानी का रंग ही लाल कर देते हैं। और तो और ये दूसरे समुद्री जीवों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। और फिर है युगलिना। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। जब धूप होती है तो ये एक पौधे की तरह बर्ताव करता है, अपना खाना खुद बना लेता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, ये एक जानवर की तरह शिकारी बन जाता है और दूसरे छोटे जीवों को खाने लगता है। इसने तो पौधे और जानवर के बीच की लाइन को ही धुंधला कर दिया। और इसे देखिए,
ये है पैरामीशियम। इसके शरीर पर हजारों छोटे छोटे बालों जैसी चीजें होती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। इन्हीं की मदद से ये पानी में बड़ी तेजी से तैरता है और अपना भोजन पकड़ता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि एक अकेली कोशिका भी कितनी जटिल और एक्टिव हो सकती है। तो हमने देखा कि कैसे जीवन को व्यवस्थित करने की हमारी समझ धीरे धीरे विकसित हुई, 2 जगत से 5 जगत तक। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में वैज्ञानिक वर्गीकरण का ये सफर हमेशा चलता रहता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। विज्ञान की सबसे अच्छी बात यही है कि वो कभी एक जगह रुकता नहीं है। जैसे जैसे हमें नई जानकारी मिलती है, नई तकनीकें आती हैं, वैसे वैसे जीवन को देखने और समझने के हमारे तरीके भी बदलते रहते हैं और बेहतर होते रहते हैं। विटेकर के सिस्टम में हमें बेशक एक मजबूत आधार दिया, लेकिन जीवन का पेड़ इतना विशाल और जटिल है कि उसकी हर शाखा को समझने की खोज आज भी जारी है, और शायद ये खोज कभी खत्म नहीं होगी। और यही बात हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देती है। आज से 50 या 100 साल बाद जब हमारे पास और भी उन्नत तकनीकें होंगी, तब जीवन का ये नक्शा कैसा दिखेगा? क्या 5 जगत ही रहेंगे या कुछ और? ये सोचने के लिए एक बहुत ही रोमांचक विचार है।